Hello everyone and welcome back to the ISC Guide. Today we'll be doing lifespan development, which is unit 3 आपके grade 12 psychology का. ठीक है, let's quickly dive into the video. But उससे पहले थोड़ी चीजें. सबसे पहले जितने भी नोट्स तुम्हें दिख रहे हैं स्क्रीन पे, they are available for free. ठीक है, जो भी चीजें एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री. इनको एक्सेस कैसे करना है? गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो. वहां पे तुम्हें मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा. ठीक है, उसके बाद मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो. वहां पे तुम्हें एमसीक्यूज वगैरह सब मिलेंगे. एंड नोट्स एक्सेस करने के लिए व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करो. वहां पे यू विल फाइंड द लिंक टू द गूगल ड्राइव. वहां पे यू विल गेट नोट्स नॉट ओनली टू साइकोलॉजी बट सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर साइंस एंड बहुत सारी चीजें. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू परचेज द आईएससी साइकोलॉजी हैंडबुक. देखो यहाँ पे मैंने 9 फीचर्स देके रखे, इससे भी ज्यादा फीचर्स है इस बुक में. ठीक है, एंड इट इज जस्ट अवेलेबल एट 499. दिस इज समथिंग दैट यू विल बी यूजिंग थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, डिटेल नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर्स, एंड देन उसके बाद मेमोराइजेशन हैक्स, रिवीजन शीट, सब चीजें मिलेंगी. माइंड मैप्स भी, वो भी एकदम एस्थेटिक बनाने के लिए ट्राई किया है, ताकि यू कैन प्राउडली शो इट इन योर रूम टू इफ यू वांट. तो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस. ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. द गोल वाइल मेकिंग दिस वाज टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग एंड टू ऑल्सो मेक यू फॉल इन लव विद साइकोलॉजी. अभी तक जितने भी रिव्यूज आए, जितने भी फीडबैक आया, दे हैव बीन पॉजिटिव. सो आई एम वेरी होपफुल कि ऐसा हो सब लोगों के लिए. And do not also forget to download this free app, Striver, which is made specifically for Indian students. तुम्हारे तो subjects and chapters will already be loaded into this app. ठीक है, तो सिर्फ तुम्हें डाउनलोड करना है. क्विकली अपना नाम वाम एंटर कर दो, अपना आईएससी बोर्ड है बोल दो, तो यू विल गेट एवरीथिंग. ठीक है, यहाँ पे तुम अपना सारा स्टडीज एक जगह पे ट्रैक कर सकते हो. स्पेशली हम इंडियन स्टूडेंट्स का क्या रहता है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू ऑर्गेनाइज, टू हैंडल. तो वही चीज को दिमाग में रखते हुए दिस ऑल्सो हैज मल्टीपल ट्रैक स्विचिंग. तो यू कैन ट्रैक नॉट ओनली आईएससी बट साथ में अगर तुम सीयूईटी दे रहे हो तो उसका भी सिलेबस वहां पे ट्रैक होगा. जेई, नीट, सीईटी, अगर अब्रॉड के लिए देख रहे हो तो एसएटी हुआ, आईएलटीएस हुआ, everything is there in one place, even APs. Okay, so do not forget to download the app yourself, absolutely free है, and do not forget to share it with your friends too. ठीक है, this was made by the ISC guide. तो तुम्हारे पास कोई भी फीचर्स है, कुछ बग्स मिल रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम वरना द यूट्यूब कमेंट्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर्स. तो देखो, जो तुम्हारे सिलेबस में जिस ऑर्डर में देख रखा है ना, मेरे हिसाब से वो बहुत मेसी है. वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए. उन्हें अलग अलग एजेस के हिसाब से उसको डिवाइड करके रखा है, बट हमें ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. उससे अच्छा मैंने सारे थ्योरीज को साथ में पढ़ाने वाला हूँ. ओके, राइट नाउ हम लोग करने वाले थोड़े बेसिक की टर्म्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. ऑफकोर्स सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये हम लोग को जैसे पर्सनालिटी में गॉर्डन एल्पोर्ट का डेफिनेशन, या फिर इंटेलिजेंस में जैसे हम लोग वेक्सलर का डेफिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है बाय थ्योरिस्ट. यहाँ पे हम लोग नॉर्मल एक लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का देख रहे हैं. ओके, तो लाइफ स्पैन क्या होता है? सबसे पहले दैट इज आर होल लाइफ. स्पैन क्या होता है? टाइम को रेफर करता है. तो फ्रॉम कंसेप्शन टिल वी डाई या फिर ओल्ड एज. ठीक है, ये जो पूरा टाइम है, ओके, तुम जितने भी ईयर्स जिंदा रहो, ठीक है, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, तो वो क्या हो गया? तुम्हारा पूरा लाइफ स्पैन हो गया. तो इसी लाइफ स्पैन में हम लोग डेवलप कैसे हो रहे हैं उसको ही बोलते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. दिस इंक्लूड्स आर सोशल डेवलपमेंट, आर मॉरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सब चीज आती है इसमें. ठीक है, तो हम लोग बचपन से कैसे डेवलप हो रहे हैं एंड हम लोग लास्ट में जाके डिक्लाइन भी कैसे हो रहे हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. अभी और की टर्म्स के डेफिनेशंस देखते हैं. सबसे पहले आएगा मोटर माइलस्टोन्स. ये क्या होता है? देखो, स्पेशली इन चिल्ड्रन ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. अगर कोई बच्चा है, ठीक है, एट अ सर्टेन एज दे मस्ट डेवलप सम स्किल्स. ठीक है, जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम में उनको बोलना आना चाहिए, है ना. लेट्स से कि 1 ईयर का अगर बच्चा हो गया तो मोस्ट टिपिकल बच्चे 1 ईयर तक बोलने लगते हैं. अगर कोई ऐसा बच्चा जो 2 या 3 साल तक नहीं बोल पा रहा, ठीक है, वो मम्मा पापा इतना सा भी नहीं बोल पा रहे, दैट मीन्स देर इज सम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसी को हम लोग मोटर माइलस्टोन बोलते हैं. इसको ट्रैक करना भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है. ओके, तो अगर कोई भी एज रिलेटेड चीज है रिलेटेड टू आवर मोटर स्किल्स, स्पेशली वॉकिंग, क्रॉलिंग, ये सब की अगर 3-4 महीने तक क्रॉलिंग चालू कर देनी चाहिए बच्चे को, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इसको मोटर माइलस्टोन बोलते हैं. ओके, चलो अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सेस. तो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली इनवॉलेंटरी एक्शंस जो तुम्हारे बॉडी में रहता है. ठीक है, मे बी तुमने वो कोई शो में देखा होगा या फिर कोई डॉक्टर ने किया होगा.
दे वो छोटा सा ऐसा हथौड़ा टाइप आता है, ठीक है, हैमर, एंड दे हिट इट नियर योर नी, एकदम ऊपर नहीं मारते, उसके आसपास मारते, थोड़ा सा उस पे मारते, एंड देन फिर तुम बोल नहीं रहो, कॉन्शियसली कमांड नहीं करो अपने पैर को, लेकिन तुम्हारा पैर खुद ही उठ जाता है, ठीक है। व्हाट इज दैट? दैट इज ए रिफ्लेक्स। तो यहीं पे हम लोग इन्फेंट्स के रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे, ठीक है। तो 4 रिफ्लेक्सेस है तुम्हें अपने सिलेबस में। सबसे पहला यू हैव इज कॉल्ड द रूटिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली अगर ये स्पेशली हेल्प करते हैं इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड जो भी बच्चे को अगर खाना खिलाना है तो, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इफ यू स्टिम्युलेट द चीक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फिंगर लेके जा रहे हो इन्फेंट के चीक के पास, ओके, तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही वो चीक पे अपनी फिंगर फील करेगा तो अपना माउथ लेके आएगा फिंगर के पास, ठीक है। सो दिस हेल्प्स गाइड द इन्फेंट टुवर्ड्स द निपल्स टू ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं तुम्हें वीडियो भी दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंसर लोड हो जाए, ओके, वॉच दिस, गो एंड लाइक दिस वीडियो, ऑल क्रेडिट्स आर टू द यूट्यूबर्स, इनके नाम इधर ही है, मैं काटूंगा नहीं। वेलनेस ट्रैवल ट्रीट्स बाय डॉक्टर अमी 9392, ठीक है, वॉच दिस वीडियो, ओके। देखो अभी फिंगर चीक्स पे रखा है एंड देन द बेबी इज टेकिंग द माउथ टुवर्ड्स द फिंगर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। तो रूटिंग रिफ्लेक्स आई होप समझाओ। द नेक्स्ट वन वी हैव इज कॉल्ड द मोरो रिफ्लेक्स। इसमें क्या रहता है, बेसिकली दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टार्टल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टल रिफ्लेक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्लेक्सेस होती हैं इननेट, ठीक है, इसको सिखाया नहीं जाता, ये ऑटोमेटिक रहता है बचपन से, ठीक है। तो ये इननेट होता है, ये हमारे बायोलॉजी के अंदर है, इसको कोई किसी ने सिखाया नहीं है, हम लोगों ने सोसाइटी से सीखा नहीं, ठीक है। तो अगेन कमिंग टू मोरो रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। क्यों, अगर कोई बच्चे को थोड़ा सा डरा देना, ओके, यहाँ पे डराने की कैसी बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल उसको जोर से कुछ आवाज है, या फिर सपोर्ट जैसे रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसा अभी वीडियो दिखाऊंगा ना उसमें तुम देखना, उसमें वो बच्चे को लॉस ऑफ सपोर्ट होता है तो अपने हाथ ऊपर फेंक देगा, ठीक है, वो अपने हाथ ऊपर फेंकेगा एंड देन फिर वापस अंदर ले लेगा, इसको बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे बच्चा बेसिकली खुद की बॉडी को बैलेंस करने के लिए देख रहा है, इसके लिए वो अपने हाथ ऊपर फेंक देता है, ओके। लेट्स सी इसका मोरो रिफ्लेक्स का भी वीडियो, ओके, ठीक है। ये देखो, दिस वाज पब्लिश बाय Qmar81, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या having him relax unsuspecting and then give him a sudden stimulus, and there's a bit of a roll. ड्रॉप किया, Quiet. ऊपर आ गए बच्चे, Midline. ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टार्टल रिफ्लेक्स। Quiet. मतलब बच्चा डर गया, अरे क्या हो रहा है, मैं गिर रहा हूँ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स, वरना द स्टार्टल रिफ्लेक्स। द नेक्स्ट वन वी हैव इज कॉल्ड द ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। ये तुम लोगों ने देखा होगा इन ए वेरी फेमस सीन फ्रॉम बाहुबली, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। ये क्या हो जाएगा, एक उंगली दी फॉर एग्जांपल बच्चे को एंड उसको बहुत टाइट पकड़ लिया, वो छोड़ ही नहीं रहा, बहुत टाइट पकड़ लेना, इसको हम लोग ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक्चुअली एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड द पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स, जैसे तुम यहाँ देख सकते हो। Hey everyone, Okay, it's go and Sarah Dresden, subscribe, nurse RN.com, like this video and in by this video, I'm going registered to nurse demonstrate RN. how to assess the palmar grasp reflex Okay, in a let's new see the something with a reflex. hand. So you देखो can get a जैसे उसने response on the उंगली हाथ में infant डाली, whenever you the place a child finger closes or you stroke the the finger, inside ठीक है। of the अपने जो infant's पाम palm, अपना जो and whenever you do this, फिंगर the है hand will उसको क्लोज कर लेता है, ठीक है, अराउंड द फिंगर ऑफ द मदर और वॉट एवर अडल्ट इज देयर, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स, जो लास्ट रिफ्लेक्स दैट वी हैव इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं पाल्मर भी लिख देता हूँ ताकि तुम पढ़ रहे रहोगे तो यू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव द फाइनल वन इज कॉल्ड द बबिन्स्की रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ना, जो इन्फेंट है उसके टोज को या फिर उसकी फीट को जब स्टिम्युलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स से कोई पेन से वरना फिंगर से स्टिम्युलेट किया तो उसके जो टोज रहते दे फैन आउटवर्ड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बबिन्स्की रिफ्लेक्स। इसका भी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो क्या This is the Babinski reflex, which is a normal reflex in babies, but becomes abnormal in adults. You can also try it. If the thumb and other fingers bend downwards on caressing the sole, then it is a normal response. But if the thumb and other fingers spread upwards, then it is a positive Babinski sign, which indicates that your spinal cord is injured or your central nervous system has been damaged.
This is the Babinski सुना, दैट इज व्हाट बबिन्स्की रिफ्लेक्सेस। तो इसको बबिन्स्की साइन क्या होता है वो सब थोड़ा डिटेल में है, वो तुम्हें इतना नहीं है सिलेबस में। मेन तो ये रिफ्लेक्स याद रख लो क्या होता है इसमें, ठीक है। द नेक्स्ट अप वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स, fine motor skills and gross motor skills. Fine motor skills is related to the small muscles in your body, ठीक है, जैसे तुम्हारे फिंगर्स हुए या फिर रिस्ट हुआ, फेस हुआ, ये सब चीज है, ठीक है, तुम्हारे इवन टोज वगैरह, ये सब चीज फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, अगर मैं लिख रहा हूँ लेट्स से सब्सक्राइब टू दी ISC गाइड, ठीक है, करना मत भूलना सब्सक्राइब। बट अगर चलो मैंने ये लिखा तो आई एम यूजिंग क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे हाथ में यहाँ पे एक ग्राफिंग टैबलेट है, ओके, तो मैं उसमें अपना जो पेन है पेन यूज कर रहा हूँ एंड मैं उससे यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अनदर थिंग दैट आई एम यूजिंग इज, मेरे हाथ में ये ग्राफिंग टैबलेट है बट यहाँ पे मैं एक्चुअली कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीज है वो यहाँ पे अपीयर हो रही है ऑन द स्क्रीन ऑफ माई लैपटॉप, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मेरा आई कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, तो मैं आईज जो है वो मेरी स्क्रीन पे बट मेरा हाथ मेरे लैप पे चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे मैंने मेरा ग्राफिक टैबलेट रखा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ग्राफिक टैबलेट देख नहीं रहा हूँ बट स्टिल आई एम एबल टू राइट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। देन वी हैव ग्रोस मोटर स्किल्स, इसमें जो तुम्हारे लार्जर मसल ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे तुम्हारे आर्म्स हुए, तुम्हारे लेग्स हुए, टॉर्सो हुआ पूरा, ये सब चीजें। तो दिस इज मेनली यूज, मतलब तुम स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ये जैसे मेसी ने कोई बॉल किक की, रोहित शर्मा ने पुल शॉट मारा, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट ग्रोस मोटर स्किल्स। इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग, अगर तुम अपना पूरा हाथ हिला रहे हो या फिर यू आर प्रेसिंग ऑन द एक्सेलरेटर, तो तुम सिर्फ अपने टोज से एक्सेलरेटर नहीं दबा रहे, ठीक है, यू आर यूजिंग योर होल फीट, तो वहां पे भी ग्रोस मोटर स्किल्स लगता। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। 7 पॉइंट दिए, 7 मार्क का मे भी नहीं आया बट 5 मार्क्स का आ सकता है, एटलीस्ट 5-6 मार्क्स तो आ सकता है, तो 7 मार्क्स भी आने के चांसेस है, ठीक है। इसके लिए मैंने पूरे 7 पॉइंट्स दे दिया। अभी लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली हम ह्यूमंस में जो नेचर रहता है डेवलपमेंट का वो कैसा होता है, हाउ वी आर इवॉल्विंग, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी जाती है इसमें। देन आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल एंड सेंसिटिव पीरियड, जैसे हम लोगों ने मोटर माइलस्टोन्स में बात किया था कि अगर किसी चाइल्ड को लेट्स से 1 या 2 ईयर्स तक चलना आना चाहिए बट वो 3-4 ईयर्स तक भी चलना नहीं सीखा, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ मतलब डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दिस इज ए क्रिटिकल पीरियड, अगर ये 1-2 साल में नहीं सीख पा रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है एंड वी शुड लुक टू एटलीस्ट यू नो थोड़ा सपोर्ट दे या फिर एटलीस्ट उसको ट्रीट कर पाए, ऐसा कुछ फिर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू एजुकेशन, ठीक है, अगर लाइफ स्पैन सिर्फ बचपन का नहीं रहता है, ऑल्सो कंसिडर फॉर एग्जाम्पल प्यूबर्टी, ठीक है ना। अभी इमेजिन कि प्यूबर्टी के बारे में किसी फर्स्ट ग्रेडर को पढ़ा रहे, वो इतना फीजिबल नहीं रहेगा, वो सोचेगा पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे ये लोग, ठीक है। प्यूबर्टी भी है हमें इस चैप्टर में, वो हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे, ठीक है। प्यूबर्टी के बारे में अगर कोई फर्स्ट ग्रेडर को पढ़ाओगे या फिर इफ यू आर टीचिंग दिस टू समबडी हु इज इन 7th grade, 8th grade, 9th grade, 10th grade, ठीक है, वो ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा बिकॉज दे कैन रिलेट टू द चेंजेस दे आर हैविंग इन देयर बॉडी करेंटली, ठीक है। तो अच्छा ये इसके लिए हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऑल दोस क्वेश्चंस तब आते हैं उनके दिमाग में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, दे डू नॉट नो ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एप्लीकेशन टू एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो सब भी फिर वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है। देन प्रमोटिंग हेल्दी डेवलपमेंट, अगेन तुम मोटर माइलस्टोन्स वाला करो, ठीक है। अगर हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं, क्योर ऑफर कर सकते हैं, बट हमें पता ही नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है, तो हम लोग उसको हेल्दीली कैसे डेवलप होने में हेल्प करेंगे इन्फेंट को, ठीक है। इसके लिए प्रमोटिंग हेल्दी डेवलपमेंट। देन अंडरस्टैंडिंग सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, हमारा जो एक्चुअल सोसाइटी है, देखो ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, हमारा जो सोसाइटी है दैट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ हु वी आर एज ह्यूमंस, ठीक है। हमारी ह्यूमैनिटी में हमारी सोसाइटी, द पीपल अराउंड अस, फैमिली, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इवन आवर रिलेशनशिप्स ये कैसे चेंज होते हैं, आवर सोसाइटी वो कैसे चेंज होता है, हमारी आइडेंटिटी, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। देन वी हैव पॉलिसी एंड सोशल प्लानिंग, ऑफ कोर्स अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को या फिर कोई एनजीओ वगैरह को
उनको कुछ चाइल्डहुड का प्रोग्राम बनाना है, स्टडिंग के लिए हुआ या फिर कुछ और वेलफेयर के लिए, उनको पता तो होना चाहिए कि अभी बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं करना है, ठीक है। किन फॉर एग्जाम्पल अगर उनको बनाना है कुछ प्यूबर्टी से रिलेटेड ही, ठीक है, कोई एनजीओ को प्यूबर्टी के रिलेटेड अवेयरनेस फैलानी है, तो क्या वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को लेंगे या फिर वो लोग 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बच्चे को लेंगे? इफ वी डू नॉट नो प्यूबर्टी कौन से एजेस में अकर होती है, देन दे वोंट बी एबल टू चूज, राइट। तो प्यूबर्टी आइडेंटिफाई करना, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या अवेयरनेस रेज करनी है, दैट इज ऑल डन अंडर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। द लास्ट वन वी हैव इज कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें खुद को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि मुझे इस पॉइंट पे लेट्स से कि तुम्हें वही तुम्हारे बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल क्योंकि ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ, ठीक है, ये सब दिस इज वेरी रिलेटेबल टू यू, तो जल्दी समझेगा, ठीक है। प्यूबर्टी का एग्जांपल लो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे बॉडी के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं, हाउ डू यू वांट टू डील विद इट। बहुत लोग प्यूबर्टी के बाद बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं अबाउट देयर ओन बॉडी, ठीक है, तो वही पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करना कि दिस इज नेचुरल, वो सब अंडरस्टैंड करना, अगेन वापस वो हेल्प करता, ठीक है। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। नाउ वी कम टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वाली चीज है जो हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखी है इन ग्रेड 11 चैप्टर 1। तो वही वाली चीज है, वो जो हम लोगों ने ट्विन स्टडीज वगैरह देखा था ना, वही है, थोड़ा ब्रीफ में ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं। हेरिडिटी क्या होती है? दीज आर द जेनेटिक ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। हमारे पेरेंट्स जो भी हमें जीन्स देते, डीएनए देते, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। एनवायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड यू, तुम्हारा फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इमोशनल, पॉलिटिकल, जितनी भी सराउंडिंग्स है वो सब तुम्हारा एनवायरमेंट होता है, ओके। अभी 3 टाइप के ट्विन स्टडीज तुम्हें देखे रखे हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभी आइडेंटिकल ट्विन्स, जिसमें तुम्हें देखो सबसे पहले मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होता है। जाइगोट क्या होता है, ये सब बायोलॉजी में मत जाओ, तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, ठीक है। तो सिर्फ इतना समझने की जरूरत है, तुम्हें बायोलॉजी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इफ यू डू वांट टू लर्न मोर, जाके गूगल पे ढूंढो, बट यहाँ पे आई वांट टू कीप द द लेक्चर क्रिस्प। 100% जीन्स शेयर्ड रहती है, ठीक है, तुम्हें ये सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे 100% जीन शेड रहती है, एंड ये सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से निकलते हैं, इसके लिए 100% जीन शेड रहता है, ओके। ये क्या, इनकी जो सिमिलैरिटीज रहेंगी, ठीक है, सिमिलैरिटीज जो रहेंगी वो किस चीज से आएंगी? सिंस इनका जीन्स 100% सेम है, तो इनका सिमिलैरिटीज विल बी इक्वल टू देयर हेरिडिटी, ठीक है। जो डिफरेंसेस रहेंगे फिर, सिंस हेरिडिटी दोनों की सेम है, जीन्स 100% शेयर्ड है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस जो इनके बीच में रहेगा, तो वो एनवायरमेंट का रहेगा, ठीक है। और जितनी भी सिमिलैरिटीज रहेंगी वो हेरिडिटी के ऊपर रहेंगी, ठीक है। तो ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि हेरिडिटी किस चीज पे इफेक्ट करती है, एनवायरमेंट किस चीज पे इफेक्ट करती है, राइट। देन वी हैव द फ्रेटर्नल ट्विन्स, यहाँ पे इनको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स। मोनो मतलब 1, तो बेसिकली ये 1 जाइगोट से बनता है, डाई मतलब 2, तो ये 2 जाइगोट से बनता है। तो यहाँ पे सिंगल फर्टिलाइज्ड एग था, यहाँ पे 2 सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग्स है, तो ये लोग सिर्फ 50% जीन शेयर करते हैं, ठीक है, ओनली 50%। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस रहती है, ठीक है, इनकी जो डिफरेंसेस रहती है दैट इज इक्वल टू जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, कि जेनेटिक्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं बीच में खुद के, डिफरेंसेस इक्वल टू जेनेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट आता है सेपरेटेड ट्विन स्टडीज, ये हम लोगों ने और डिटेल में देखा था, यहाँ पे ब्रीफ में ही है। बेसिकली अगर तुम ले लो 2 आइडेंटिकल ट्विन्स जिनके जीन्स 100% सेम, ठीक है, 100% सेम जीन्स है, इनको अगर मैं अलग अलग एनवायरमेंट में डाल दूं, तो इनके डिफरेंसेस प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से हो सकते हैं, दैट इज एनवायरमेंट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेटेड ट्विन स्टडी, ओके। नेक्स्ट वी हैव द थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज भी बहुत ईजी है, जरा इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, थोड़े नाम एंड टर्म्स तुम्हें याद रखने बस, ठीक है। इस चैप्टर में वही सबसे डिफिकल्ट चीज है कि बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे कीवर्ड्स है, ओके, थ्योरी के अंदर ही। तो अभी हम लोग वही देखते हैं इनको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे बाय जॉन पियाजे 1938। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो 50% आंसर इसी से आया होगा, ओके। इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा भी है, ओके। तो इसमें तुम्हें सबसे पहले ना, बाद में स्टेजेस करेंगे इसके बाद हम लोग, इससे पहले तुम्हें 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, स्कीमास, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन।
तो जब तुम स्कीमास की बात कर रहे हो ना, थिंक ऑफ इट लाइक अ ड्रॉर, ठीक है, कवर्ड में ड्रॉर के जैसे सोचो, एंड देन उसी के हिसाब से करो, ठीक है। स्कीमास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी जो भी है हमारे आसपास, उसका एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो फॉर एग्जाम्पल तुम एक कंसिडर करो एक कैट, ठीक है, या फिर एक डॉग, ठीक है। कैट लेते हैं अभी के लिए, तो कैट में क्या, अगर तुम कैट के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें क्या याद आता है, यू रिमेंबर पॉइंटी ईयर्स, ठीक है, पॉइंटी ईयर्स याद आएंगे तुम्हें। देन उसके बाद क्या, विस्कर्स रहते हैं, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद वो नाइट विजन वाली आईज, ठीक है, नाइट विजन आईज, ये नाइट विजन आईज मत लिख देना एग्जाम में, पॉइंटेड ईयर्स एंड विस्कर्स लिख सकते हो, बट वही तुम्हें समझ रहा है ना, क्योंकि वो लोग ऐसे रात में देख सकते हो, उनकी आंखें भी थोड़ी बहुत ग्लो करती है इन द डार्क। तो ये सारी चीजें मे बी तुम्हें याद आ रही होंगी व्हेन यू थिंक ऑफ अ कैट। ओके, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अ स्कीमा। दिस इज ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन, तुम्हारे दिमाग में ये कैसे स्टोर हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। इसको समझने के लिए ना हम लोग एक ही स्कीमा कंसिडर करते हैं। ओके, कंसिडर अ बच्चा है, ठीक है, तुम एक बच्चे हो, छोटे से ही हो, 4-5 साल के ही हो। ओके, तो अभी तुमने देखा है बचपन से कि लड़कियां ही पिंक ड्रेसेस पहनती है, या फिर कलर पिंक, कुछ भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पहनती है, दैट इज वॉट यू हैव सीन। तो सबसे पहले लेट्स से कि तुम बाहर जाते हो, ओके, एंड यू सी अनदर गर्ल वेयरिंग अ पिंक फ्रॉक, तो यहां पे क्या होगा, दैट इज न्यू इंफॉर्मेशन विच फिट्स इनटू योर एग्जिस्टिंग स्कीमा। तुम्हारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन या स्कीमा उस टाइम क्या हो जाएगा कि अ गर्ल इज समबडी हु वेयर्स पिंक, ठीक है, ये क्या हो गया, तुम्हारा एक गर्ल का स्कीमा हो गया कि अ गर्ल इज समबडी हु वेयर्स पिंक। तो अभी जब तुम बाहर जाके उस लड़की को देखे पिंक फ्रॉक में, तब क्या, जो तुम्हारा स्कीमा है वो री-इन्फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीम है वो उसमें तो फिट हो रहा है कि हाँ लड़कियां पिंक पहनती है, मैंने एक और लड़की पिंक पहनते हुए देखी, मतलब मेरा जो अभी दिमाग में स्कीमा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो असिमुलेशन वही होता है, दिस इज प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमास। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा में रहता है, उसी में उसको डालते हैं नए इंफॉर्मेशन वरना नए एक्सपीरियंस को। अभी अकोमोडेशन में क्या होगा, लेट्स से कि एक, जो तुम बच्चे हो, तुम्हें फिर वो एक कोई अंकल दिखे पिंक कलर की शर्ट पहने हुए, फिर क्या, यू नो कि वो एक लड़का है बट वो स्टिल पिंक पहन के घूम रहा है, क्योंकि सबसे शायद तुम्हें हंसी आएगी फिर, अरे ये लड़की के कपड़े पहन के घूम रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इवन बॉयज और मेन कैन वेयर पिंक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, जो तुम्हारा स्कीमा है ना उससे ये अलग चीज है। ओके, तो इसी को यहाँ पे जो आएगा प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। यहाँ पे जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इन दिस केस हम लोग चेंज कर रहे हैं कि अच्छा चलो बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन वेयर पिंक, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, या फिर अगर तुम्हें एकदम कुछ नया ही एक्सपीरियंस हुआ है जो आज तक तुमने कोई एक्सपीरियंस किया ही नहीं, तुम्हारे कोई मेंटल रिप्रेजेंटेशन में वो फिट ही नहीं हो रहा, फिर क्या, फिर तुम एक नया स्कीमा क्रिएट करोगे। तो अकोमोडेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास, ये वाना है, वरना क्रिएटिंग न्यू वंस, जब कोई भी नया इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये मेन 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके स्टेजेस। सबसे पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, दिस इज बिटवीन 0 to 2 years। इसमें थोड़ी थोड़ी कीवर्ड्स है, तो ये कीवर्ड्स तुम याद रखो, एंड देन इनको अपने वर्ड्स में थोड़ा बहुत समझा सकते हो इन द एग्जाम। मेन कीवर्ड्स है, तुम्हें एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, कोई केस स्टडी में भी दे सकते हैं, मेन कीवर्ड्स याद रखो। सेंसरी मोटर स्टेज में जो इन्फेंट रहता है, फॉर देम जो नॉलेज रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है, दैट इज गेन थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज, मतलब इधर उधर चल के, क्लाइंब करके, क्रॉल करके, ऐसे करके नॉलेज पता चलता है। देन ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस स्टेज में, एंड सबसे ज्यादा इसी को पूछेंगे भी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुमने वो वाला गेम खेला है पीकाबू, ठीक है, पीकाबू, ठीक है, बाद में कुछ जाके वीडियो वगैरह देख लो अगर नहीं खेला। उसमें क्या रहता है, ऐसे बच्चे के सामने तुम ऐसे अपना चेहरा छुपा लोगे विद योर हैंड्स, एंड देन फिर उसके बाद तुम जैसे ही रिवील करोगे तो बच्चा शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। बेसिकली जब तुमने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाया इन्फेंट के सामने, उसको एक्चुअली लगता है कि तुम गायब हो गए, एंड जैसे ही तुमने हाथ हटाया तो तुम उसके लिए रीअपियर हो रहे हो, तो ऐसे मैजिक ट्रिक लगता है उसको। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। बेसिकली
इस स्टेज में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं होती ना, व्हाट दे थिंक इज, अगर तुम कोई चीज उनके टॉय पे तुम ब्लैंकेट डाल दोगे तो उनको लगेगा कि वो टॉय चला गया, वहां पे है नहीं। ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होगा कि दे नो कि अब वो ब्लैंकेट के नीचे है टॉय, बट वो वहीं पे है, मुझे दिख नहीं रहा है बट वो ब्लैंकेट के नीचे ही। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि उनको कुछ अकम्प्लिश करना है, इसके लिए वो कोई भी बिहेवियर कैरी आउट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ले लो, वही ब्लैंकेट के नीचे टॉय, अभी उनको टॉय चाहिए तो वो लोग ब्लैंकेट उठा ले रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो भी बिहेवियर है वो रैंडम नहीं है, दैट इज गोल डायरेक्टेड। उनको टॉय चाहिए, इसके लिए उन्होंने ब्लैंकेट उठाया। देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। अगेन, अगर फॉर एग्जाम्पल उनको ब्लैंकेट पिकअप करना है तो उनको अपनी फिंगर्स एंड अपने आईज, उनको आंखों से किधर दिख रहा है वो ब्लैंकेट, वो देखना पड़ेगा। एंड देन उनके हाथ को वहां पे लेके जाके उसको पिंच करके अपने फिंगर्स से देन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो रहा है। देन डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड एनवायरमेंट, कि मैं क्या हूं, ये थोड़ा बहुत चालू होता है। ओके, कि मैं अपने आसपास के सराउंडिंग से डिफरेंट हूँ, मैं भी मतलब मैं भी एक सॉफ्ट टॉय नहीं हूँ, ऐसा ये सब चीजें डेवलप होती है। नेक्स्ट वी हैव द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग 2 to 7 ईयर्स की एज में देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग कंजर्वेशन पे देखेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें अलग अलग चीजें, 6 चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंबॉलिक थिंकिंग। यहाँ पे बेसिकली जो एक्चुअल चीज है वो नहीं लेते, बट किसी चीज को दूसरे चीज का सिंबल बनाते, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो, ये जो मैंने यहाँ पे छोटी सी ड्राइंग बना के रखी है, ज्यादा हंसना मत, ये जो ड्राइंग है, ठीक है, इसको कंसिडर करो। ये टेडी है, ठीक है, दिस इज अ टेडी बेयर। एंड ये एक बॉय है जो खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द सीन इज बेसिकली कि ये रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट का ओनर है, तो यहाँ पे ये इसका ऑर्डर लेना है। ओके, तो ये बॉय एंड यहाँ टेडी है, तो ये क्या, टेडी इज द कस्टमर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑफकोर्स टेडी कुछ ऑर्डर करके खा तो नहीं सकता, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिटेंड प्ले। हम लोग इसको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, द बॉय इज प्रिटेंडिंग कि जो टेडी है दैट इज एन एक्चुअल क्लाइंट, सॉरी द एक्चुअल पेशेंट, पेशेंट भी नहीं, कस्टमर, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो सिंबॉलिक थिंकिंग में ही होता है, प्रिटेंड प्ले हुआ, ड्रॉइंग करना हुआ, ये सब चीज आ जाती है उसमें। बेसिकली तुम किसी और चीज को सब्स्टिट्यूट करते हो, वो सब्स्टिट्यूशन को, उसको हम लोग बोलते हैं डीकंटेक्चुअलाइजेशन। ओके, डीकंटेक्चुअलाइजेशन, जो एक्चुअल चीज है उसको अपने ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से निकाल के दूसरे और कोई कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर करना, ठीक है। कंसिडर द टेडी अगेन, ठीक है, मैं टेडी का ही सबसे पहले समझा दे रहा हूँ। ओके, तो अब ये टेडी क्या है, ये यूजुअली सॉफ्ट टॉय रहता है। ओके, बट यहाँ पे इसको क्या बना दे रहे हैं ये लोग, एक कस्टमर बना दे रहे हैं एट अ रेस्टोरेंट। तो ये जो इसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इसको बनाया गया है खेलने वेलने के लिए, ये उसके लिए यूज नहीं हो रहा है। इन द बॉयज माइंड ये क्या है, दिस इज एन एक्चुअल कस्टमर जो उसके रेस्टोरेंट पे आया है खाना खाने के लिए। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डीकंटेक्चुअलाइजेशन। देन आता है ईगोसेंट्रिज्म हमारा। इसका ईगोसेंट्रिज्म का मीनिंग होता है बेसिकली कि दूसरे किसी का पर्सपेक्टिव देख नहीं पाते लोग। ओके, इसको हम लोग समझते हैं विद द एग्जांपल ऑफ दिस, जहाँ पे हम लोग लैक ऑफ कंजर्वेशन एंड सेंट्रेशन भी देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग एनिमिज्म देख लेते हैं, एक्चुअली वो बेटर रहेगा। एनिमिज्म इज बेसिकली द बिलीफ दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर अलाइव। यहाँ पे भी क्या है, अगेन टेडी कस्टमर है, वो ऑर्डर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या, द बॉय इज अज्यूमिंग कि द टेडी इज अलाइव, ठीक है। तो हम लोग ने एनिमिज्म, सिंबॉलिक थिंकिंग एंड डीकंटेक्चुअलाइजेशन, ये 3 चीज हम लोगों ने देखी है, ये टेडी और बॉय वाले एग्जाम्पल्स है। ओके, अब हम लोग बाकी की 3 चीजें देखने वाले हैं विद दिस ग्लास का एग्जाम्पल। ओके, तो ये लंबा ग्लास है, ठीक है, दिस इज अ टॉल ग्लास, ये टॉल है, और ये वाइड ग्लास है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा ना, जब ये टॉल ग्लास में से, या फिर अच्छा नहीं, लेट्स कंसिडर, तुम नॉर्मली देख लो, ठीक है। इसे अभी तुम अगर देख के बोल रहे हो, मैं तुमसे पूछूंगा इसमें ज्यादा पानी है कि इसमें ज्यादा पानी है, यू विल से इसमें ज्यादा पानी, ठीक है। बट जो बच्चा रहेगा ना वो बोलेगा कि इसमें ज्यादा पानी है। वाई? क्योंकि वो देख रहा है कि ये इतना ज्यादा टॉल है, ठीक है, ये वाइड वाला कंटेनर इधर ही खत्म हो जा रहा है, बट वो देख रहा है कि अरे ये तो इतना ज्यादा टॉल है, ग्लास इतना ज्यादा टॉल है, तो इसमें ज्यादा पानी रहेगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रेशन। वो एक एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे एक सिचुएशन की, ठीक है, कि ये ज्यादा टॉलर है, वो ये नहीं देख रहे कि ये ज्यादा वाइड है, वो सिर्फ इतना फोकस कर रहे कि ये ज्यादा टॉलर है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रेशन।
नाउ अभी ये कंसिडर करो कि ये दोनों में सेम वाटर है, ऐसा वाला सिचुएशन है, ठीक है, दोनों में सेम पानी, हम लोग ये सिचुएशन ले रहे हैं। तो मैंने ये टॉल ग्लास से वाइड ग्लास में डाला, अभी दोनों में सेम पानी है, कहीं पे पानी का लॉस तो हुआ नहीं, ठीक है। बट अगर मैं वो चाइल्ड से पूछूंगा कि दोनों में से ज्यादा पानी किस में रहेगा, कि उसके मैंने सामने जस्ट अभी टॉल ग्लास में से वाइड ग्लास में डाला, ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ पानी है, बट स्टिल वो बच्चा क्या बोलेगा कि टॉल ग्लास में ज्यादा पानी था। क्यों? सबसे पहले तो सेंट्रेशन, वो सिर्फ टॉल ग्लास देख रहे हैं और उनको ये नहीं समझ रहा कि जब अपीयरेंस चेंज हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टॉलर से वाइडर क्लास में डाल दे रहे हैं, इवन तो अपीयरेंस चेंज हो रहा है कि पानी कितना है, उसमें पानी का क्वांटिटी स्टिल सेम है, उनको ये नहीं समझ रहा, ठीक है। तो ये नहीं समझ पा रहे कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग अपीयरेंसेस में भी द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट आता है ईगोसेंट्रिज्म। अभी तुम उसको समझाने की कोशिश करो कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि ये दोनों में अभी मैंने जस्ट पानी इसमें डाला है, सेम अमाउंट ऑफ पानी है, तुम ये समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो बच्चा समझ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि द बच्चा हैज एन इनएबिलिटी टू सी अनदर्स पर्सपेक्टिव। इसको बोलते हैं हम लोग ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। आई होप समझा होगा ये, इसके लिए मैंने ड्राइंग थोड़ा बना के समझाने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 7 to 11 ईयर्स में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है। ओके, उनको समझने फिर लगता है कि अच्छा इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल थिंकिंग। देन कंजर्वेशन इज अंडरस्टूड। जो हम लोगों ने यहाँ पे ग्लास वाली चीज देखी थी कि क्वांटिटी वो लोग चेंज हो रही है नहीं हो रही, वो समझ नहीं पा रहे, यहाँ पे दे बिगिन टू आइडेंटिफाई कि क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ अपीयरेंस चेंजेस। देन रिवर्सिबिलिटी, वो ये भी एक्नॉलेज करते कि अगर फॉर एग्जांपल ये टॉल ग्लास से मैंने वाइडर ग्लास में मैंने पानी डाला, ठीक है, ये टॉल ग्लास था, देन मैंने वाइडर ग्लास में पानी डाला, तो ये सेम पानी है, उनको ये तो समझ में आ गया, दैट इज कंजर्वेशन इज अंडरस्टूड। ओके, बट अगर मैं यही वाइड ग्लास से वापस टॉल ग्लास में पानी डालूंगा तो भी सेम रहेगा पानी, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। ओके, देन आता है क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। इनको फिर समझ में आने लगता है कि ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कैसे करना है या फिर एक लॉजिकल ऑर्डर में प्लेस कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कंसिडर करो, अच्छा चलो अभी मुझे बताओ कि ये सीरीज लेते हैं, ठीक है, 2 नहीं सॉरी, लोग दूसरा सीरीज लेते हैं, 4 देन 9 देन 16 देन 25, तब इसके बाद नंबर क्या आएगा? होपफुली तुम सब लोगों ने बोला होगा 36। ओके, क्यों? क्योंकि ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या आएगी? 6 स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज सीरिएशन, एक लॉजिकल ऑर्डर समझना है, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग भी है ना हमारी। तो नेक्स्ट चीज क्या आ रही है? हम लोग यहाँ पे पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। और तुम ये भी बोल सकते हो कि शेप्स, ठीक है, ये ट्राइंगल एंड सर्कल शेप्स होते हैं, इनको एक ही इसमें तुम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, ठीक है, इसको भी हम लोग क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन में मानेंगे। देन ईगोसेंट्रिज्म थोड़ी कम होती है, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स ओपिनियंस, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। देन वी हैव द लास्ट स्टेज, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 12 ईयर्स एंड अबव। ओके, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज बेसिकली जो कॉन्क्रीट चीज है जो तुम्हारे आसपास है, सिर्फ इस चीज का नहीं, तुम एब्स्ट्रैक्ट चीजें सोच पा रहे हो। जैसे अगर आइडियलिस्टिक थिंकिंग लेते हो जैसे, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत सिमिलर है, तो मैं एक साथ समझा देता हूँ। कंसिडर, तुमने इफ सुना है द ट्रॉली प्रॉब्लम। ओके, उसमें क्या होता है ना, बेसिकली तुम इसका आंसर दो, तुम क्या करोगे, ठीक है। देयर इज ए ट्रेन ट्रैक। ओके, ये ट्रेन ट्रैक है, यहाँ पे यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये क्या है? ये ट्रेन है, यहाँ पे ऐसे 4 कार है ट्रैक में, इस ट्रैक पे 5 लोग लेटे हुए। अच्छा चलो अभी के लिए मैं 3 लोग बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 लोग हैं एंड इनको बांध के रखा है किसी ने ट्रैक पे, और ये ऊपर वाले ट्रैक पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है। तुम यहाँ पे खड़े हुए हो इंटरसेक्शन पे और तुम्हारे पास एक लिवर है। अभी यू हैव द चॉइस कि या तो लिवर टर्न करो। सबसे अभी क्या हो रहा है ना, जो ट्रेन है वो नेचुरली खुद से ये 3 लोगों को मारने के लिए जा रही है। इफ यू चूज टू पुल द लीवर, तो फिर ये एक बंदे को मारने जाएगा।
तो व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन? तो ये क्या हो गया? इज दिस अ रियल सिचुएशन? क्या ये एक्चुअली हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है. दिस इज क्या? दिस इज अ प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट, या फिर अगर तुम देखने जाओगे ना, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आ जाएगा. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड देन आइडियलिस्टिक थिंकिंग भी देख लो. ठीक है, कंसिडरिंग पॉसिबिलिटीज नॉट जस्ट रियलिटीज. एंड देन उसके बाद ये सोचना कि बेस्ट चीज क्या होगी. अभी तुम यहाँ पे सोच रहे रहोगे कि ये 3 लोगों को बचाना इज बेटर देन एक बंदे को बचाना, क्योंकि दिस इज 3 लाइफ, दिस इज 1 लाइफ. अभी इसको लोग और कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं कि व्हाट इफ दिस 1 पर्सन इज समबडी यू रियली लव. ठीक है, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, या फिर योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर. ठीक है, और ये 3 रैंडम स्ट्रेंजर्स है, फिर क्या करोगे? या फिर ये जो एक पर्सन है उसकी एज सिर्फ 4 इयर्स है, तो इसका पूरा लाइफ आगे जीना बाकी है. और ये जो तीनों यहाँ पे पर्सन है ये सब 80, 90, 100 इयर्स के, तो इनने लाइफ अच्छे से जी ली है. अब क्या करोगे तुम? ओके, तो ये अलग अलग फिर क्या होगा ना, इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन इवन टू योर फ्रेंड्स, तो फिर तुम्हें पता चलने लगेगा कि यू नो व्हाट देयर मॉरल्स आर, व्हाट देयर आइडियल्स आर. ओके, तो यहाँ पे फिर क्या मॉरल एंड फिलोसॉफिकल रीजनिंग आ जाएगी तुम्हारी. ओके, अभी लेट्स से कि तुमने आंसर दिया फॉर एग्जाम्पल कि मैं बचाऊंगा 80, 90 एंड 100 ईयर वाले को. ठीक है, ये तुम्हारा आंसर था. कि कोई ना कोई तो ये सोचेगा ही ना कि 3 लाइव्स आर स्टिल बेटर देन सेविंग 1, क्योंकि ये जो 80, 90, 100 वाले ईयर्स ओल्ड भी है, ये भी किसी के पापा है. ठीक है, ये भी मतलब किसी के दादाजी है, दादी जी है, तो इसके लिए मैं उनको बचाना प्रेफर करूंगा. तो अभी ओके, देन तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ आर्ग्यू कर रहा है, तो तुम फिर सोचने लगते हो अच्छा मेरा थॉट प्रोसेस इनिशियली था कि 3 लाइव्स आर बेटर देन 1. बट अगर देखे ये जो इकलौता पर्सन है जो सिर्फ 4 साल का बच्चा है, इसके पास मोर पोटेंशियल है जीने का. अभी ये 100 इयर्स वाले को मैं बचा लिया एंड वो 1 मंथ या फिर लेट्स से 1 डे 1 वीक में अगर वो मर गया, तो फिर मुझे बचाने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ उसको. तो व्हाट यू आर डूइंग हियर, तुम अपने ही थॉट प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, राइट, ये मेरे दिमाग में क्यों आया, इससे अच्छा मैं ये कर सकता हूँ. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकॉग्निशन. दिस इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. ओके, एंड देन लास्ट थिंग वी हैव इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी तुम कर रहे होगे अभी. ठीक है, जब हाइपोथेसिस बनाना रहता है एंड देन उसके हिसाब से तुम फिर कोई प्रेडिक्शन लगा. ठीक है, तो वही उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग हाइपोथेसिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. तो यहाँ पे ये ट्रॉली प्रॉब्लम बोलते हैं इसको. अगर तुम्हें और जाके देखना ना, फ्री टाइम है कुछ भी है, तो दिस इज अ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन फिलोसफी. तो ट्रॉली प्रॉब्लम के बारे में तुम और पढ़ सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, सो दैट वाज द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट वाज गिवन बाय जीन पियाजे. अब हम लोग देखने वाले स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. दिस इज गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग. इसको चालू करने से पहले ना आई एम गोइंग टू आस्क यू 1 क्वेश्चन एंड तुम वापस बताओ. ठीक है, इसको हम लोग जो मैं क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला हूं इसको हम लोग बोलते हैं द हाइंस डिलेमा. क्या बोलते हैं इसके हम लोग? हाइंस डिलेमा. दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग. जब वो ये थ्योरी बना रहा था ना, तो अपने पार्टिसिपेंट से पूछ रहा था ये सारे क्वेश्चन कि तुम इस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करोगे, एंड उसने इस हिसाब से इस थ्योरी को फिर बनाया था. ओके, तो हाइंस डिलेमा में क्या होता है? देयर इज अ पर्सन कॉल्ड हाइंस. तुम हाइंस हो. ओके, तुम्हारी स्पाउस या फिर तुम्हारा स्पाउस इज डाइंग. उसको एक टर्मिनल डिजीज है, उसको एक मेडिसिन चाहिए. अगर उसको वो मेडिसिन नहीं मिली, वो इंजेक्शन नहीं मिला, तो फिर योर स्पाउस विल डाई. ओके, गारंटीड. उसका और कुछ इलाज नहीं है, वो मेडिसिन जाके लेके आनी ही होगी. तो यू गो टू द मेडिकल शॉप, उससे मांगते हो कि मुझे इंजेक्शन दे दो. वो बोलता है कि जो मेडिसिन है वो एक्चुअली 100 करोड़ रुपीस की, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है. वो बोलता है नहीं, मैं 100 करोड़ से नीचे में नहीं बेच सकता है मेडिसिन. तो फिर उस सिचुएशन में तुम क्या करने वाले? दैट इज कॉल्ड द हाइंस डिलेमा. उसी के बेसिस पे इसने 3 लेवल्स बनाए थे एंड उनके अंदर 6 स्टेजेस बनाए थे. ओके, मे बी यू हैव डिफरेंट आंसर्स. थोड़े लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं कर सकते, 100 करोड़ नहीं है, मैं क्या करूं. थोड़े लोग ऐसा सोचेंगे, थोड़े लोग सोचेंगे कि चुरा लूंगा. ओके, एक बार जब इंजेक्शन डाल दूंगा मैं अपने स्पाउस में, उसके बाद वो लोग क्या ही कर सकते हैं. ठीक है, मैं जेल चला जाऊंगा, ठीक है.
एटलीस्ट मेरा स्पाउस बच जाएगा या बच जाएगी। ओके, सम पीपल विल थिंक लाइक दैट। सम पीपल ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन 100 करोड़ के प्राइस पे क्यों है, गवर्नमेंट को इसका प्राइस कम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे वाले थिंकर्स भी रहेंगे। तो एवरीबडी हैज डिफरेंट आंसर्स टू दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, उसी के हिसाब से ये थ्योरी को बनाया। तो अभी इसमें हम लोग देखने वाले अलग अलग स्टेजेस। तो पहले 3 लेवल्स है, वो 3 लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस है हर एक। तो द फर्स्ट वन वी हैव इज कॉल्ड द प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ओके, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी यूजुअली देखा जाता है इन किड्स, ये बच्चों में, टिपिकल ऑफ चिल्ड्रन लाइक अप टू 9 ईयर्स। क्या लिख देता हूं, अप टू 9 ईयर्स। स्टेज 1 इज कॉल्ड पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे मोरालिटी क्या रहती है, बेसिकली हर एक चीज में हम लोग देख रहे हैं कि राइट क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है, इसको डिटरमाइन कैसे करेगा एक इंसान। तो स्टेज 1 में जो भी बच्चा रहता है वो राइट एंड रॉन्ग डिटरमाइन करते हैं कि उनको पनिशमेंट किस चीज पे मिलेगी। ठीक है, अगर कोई एक एक्शन करना है उनको ए, ठीक है, एक एक्शन ए करना है, अगर वो करने पे उनको पनिशमेंट मिल रहा है तो वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, सिंस उनको पनिशमेंट अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आता है स्टेज 2 नाइव हीडोनिस्टिक वरना इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाला क्या रहता है, इसमें हमेशा वो लोग देखेंगे कि व्हाट इज द एक्शन विच सेटिस्फाइड माय ओन नीड्स, या फिर मुझे सबसे पहले रिवॉर्ड्स क्या लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पनिशमेंट में फोकस कर रहे थे कि नहीं नहीं मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए। यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं कि मुझे रिवॉर्ड्स किस चीज से मिलेंगे। ओके, अगर इनको किसी चीज का रिवॉर्ड मिल रहा है तो ही वो एक्शन करेंगे। ओके, सो दिस इज स्टेज 2। देन आता है लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी। ओके, कन्वेंशनल मोरालिटी देखोगे, दिस इज एडोलेसेंट्स एंड मोस्ट एडल्ट्स। तो मोस्ट पीपल यू नो जो लाइक 9-10 साल के ऊपर है, दे आर मोस्टली इन दिस स्टेज ओनली। एडल्ट्स नहीं, मोस्ट एडल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, एडोलेसेंट्स एंड मोस्ट एडल्ट्स। तो इसमें क्या रहता है, वी हैव अगेन 2 स्टेजेस। सबसे पहले आता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में राइट एंड रॉन्ग इज डिटरमाइंड बाय व्हाट ब्रिंग्स सोशल अप्रूवल, या फिर दूसरे लोगों को क्या प्लीज करता है। अच्छा, मैं ये करूंगा तो मैं सबके सामने ना गुड बॉय बन जाऊंगा, या फिर मैं ये करूंगी तो मैं सबके सामने गुड गर्ल बन जाऊंगी। ये चीज उनके दिमाग में सबसे मेन रहती है। अगर गुड बॉय बन रहा हूँ हाँ तो फिर मैं करूंगा, अगर मैं गुड गर्ल बन रही हूँ हाँ तो फिर मैं करूंगी। तो दैट इज स्टेज 3 गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। देन आता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, नहीं लॉज है, रूल्स है, अथॉरिटी है, इसको मेंटेन करके चलना है। ओके, ऐसा कोई स्कूल में शायद होगा जो एकदम मतलब स्कूल के जो रूल्स है वो एग्जैक्ट फॉलो करने ही करने, कुछ भी सर्कमस्टांस में हम लोग रूल नहीं तोड़ सकते, कुछ भी सर्कमस्टांस में हम लोग लॉ नहीं तोड़ सकते, इवन इफ वो रूल अनजस्ट है। ठीक है, एकदम बेकार रूल बना के रखा, लेकिन नहीं हम लोग को फॉलो करना ही करना है, लॉ है वो, लॉ बना है फॉलो करने के लिए, हमें करना ही पड़ेगा। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। देन आता है लेवल 3 विच इज कॉल्ड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ओके, ये क्या बहुत कम लोगों में होता है, दिस इज वेरी रेयर, सब लोग नहीं पहुंच पाते इधर, दिस इज ओनली इन सम अडल्ट्स। क्योंकि ये क्या करते हैं, दिस रिक्वायर्स फ्री थिंकिंग। ओके, दिस रिक्वायर्स फ्री थिंकिंग, तुम्हारे खुद को रिसर्च करना पड़ेगा, फिर यू हैव टू हैव योर ओन आइडियाज, यू हैव टू हैव योर ओन प्रिंसिपल्स, योर ओन मॉरल्स। ये सब लोगों के पास नहीं होता। ठीक है, स्टेज 5 होता है लीगलिस्टिक और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पे ये लोग मानते हैं हाँ लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेज 4 में क्या था, लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जैसे भी वो हमें फॉलो करना है। यहाँ पे ये लोग मानते हैं लॉज इंपॉर्टेंट है, हमें फॉलो करना चाहिए, बट अगर वो लॉज गलत हैं, अगर वो गलत है, लॉज किस चीज के लिए होते हैं, जो जनरल पब्लिक है उनको सर्व करने के लिए। अगर जो लॉज है वो जनरल पब्लिक को सर्व नहीं कर रहे या फिर उनके अगेंस्ट ही एक्ट कर रहे हैं, तो फिर लॉ गलत है, हमें लॉ चेंज करना चाहिए। वो ये मानता है laws are important but can be changed if they fail to serve the greater good. ठीक है, एंड देन आता है लास्ट स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रोसेसेस। इनका मेन चीज रहता है जो उनके एक्सपीरियंसेस से ओके या फिर जो वो लोग मानते हैं ना उसी चीज को वो फॉलो करते हैं। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल झूठ बोलना, क्या देखो कोर्ट में जाके झूठ बोलना अलग है। नॉर्मली इफ यू से अ लाई अबाउट यू नो, ऐसे अपने घर पे तुमने टीवी वीवी तोड़ दिया या फिर कोई वास तोड़ दिया, अपने मम्मी को झूठ बोलना, इज दैट अ क्राइम? तुम्हें जेल नहीं भेजने वाले उसके लिए, बट स्टिल इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट
वो तुम्हारा प्रिंसिपल है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो यू विल स्टिल से द ट्रुथ। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रोसेसेस। मोरालिटी जो रहती है दैट इज गाइडेड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स। मैंने तो बहुत बच्चे वाला एग्जांपल दिया था, वो नहीं होता है। दिस इज मोर ऑन जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजों पे ज्यादा आता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल तुम हाइंस डिलेमा में देखोगे, अगर कोई स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रोसेसेस, तो वो क्या बोलेगा, ये कैपिटलिज्म की गलती है, लोग हमेशा पैसा 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 क्यों करते हैं, है ना, ये सारी चीजें शुड बी अवेलेबल फॉर फ्री, सस्ता क्यों करना है, फ्री में दो, हेल्थ केयर शुड बी फ्री फॉर एवरीबडी, ये सब चीजें इक्वालिटी हो जाती है, ह्यूमन राइट्स हो जाता है, राइट। ऐसा क्यों है कि जो अमीर अमीर लोग हैं, इलॉन मस्क अपनी स्पाउस को बचा सकता था उस सिचुएशन में, बट मैं नहीं बचा सकता। एम आई लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग देन इलॉन मस्क, जस्ट क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है। ये सारी चीजों लोग बात करते हैं इन द हाइंस डिलेमा। ओके, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रोसेसेस। Then we have the theory of identity statuses. ये बहुत अच्छी थ्योरी है, and this applies to you all a lot. Okay, ये adolescence के टाइम की थ्योरी है। This was given by James Marcia. इसमें हम लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं। ओके, आइडेंटिटी तुम्हें इसमें जो दो मेन चीजें याद रखनी है हर एक के लिए, दैट इज एक्सप्लोरेशन कैसा हो रहा है एंड कमिटमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, एंड देन तुम्हें बाकी का खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो। आइडेंटिटी अचीवमेंट, यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी अडोलेसेंट है वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, अगर तुम देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई पर्सन जो हर एक चीज जाके ट्राई कर रहा है, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो जाके मतलब कोई स्कूल का कंपटीशन है तो वहां पे जाके पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है। देन उसके बाद कुछ बेचने का आया, जैसे कोई मतलब चैरिटी फेयर है, ठीक है, वो सब में जाके भी अगर वो उसमें भी जाके सेलिंग कर रहा है या फिर अकाउंटिंग कर रहा है वहां पे बैठ के, वो सारी चीजें भी कर रहा है। देन उसके बाद उसको बोर होता है तो साइंस की क्लास में जाके बैठ रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल एक्सप्लोरेशन। अलग अलग फील्ड्स को, अलग अलग जॉब्स को, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को वो ढंग से जाके एक्सप्लोर कर रहा है। तो आइडेंटिटी अचीवमेंट में एक्सप्लोरेशन इज हाई। ओके, एंड कमिटमेंट, सिंस तुम जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाओगे ना, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लाइक। ठीक है, अच्छा चलो साइंस की क्लास में जाके बैठा था, इतना ज्यादा मजा नहीं आया, बट मैं जब अकाउंटिंग कर रहा था वो स्कूल के फेयर में, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। ठीक है, तो फिर तुम सोचते हो अच्छा चलो 12th के बाद ना फिर मैं सीए बनने का देखता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक्सप्लोर, तुमने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए तुम्हारे पास जितने भी थे। ओके, देन तुम डिसाइड करो हाँ नहीं मुझे सीए बनना है, तो फिर मैं कमिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्लोरेशन भी हाई है एंड कमिटमेंट भी हाई है। तो दिस इज द आइडियल लेवल। अगर कोई पूछे ना आइडेंटिटी स्टेटस में सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, तो आइडेंटिटी अचीवमेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी मोराटोरियम। इसमें क्या रहता है, एक्सप्लोरेशन हाई रहता है। जो भी पर्सन है वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जाके ढूंढ रहा है, सब एक्सप्लोर कर रहा है, अलग अलग खुद का मतलब बिलीव्स एक्सप्लोर कर रहा है, अलग अलग आइडियाज एक्सप्लोर कर रहा है, बट वो अभी भी कमिट नहीं कर पा रहा है। तो द कमिटमेंट इज लो। वो बहुत सारी चीजें, बट चलो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। उसको पता है कि मतलब अच्छा चलो मुझे साइंस इतना नहीं पसंद, बट मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि मैं साइकोलॉजी के लिए जाऊं या फिर मैं सीए करने जाऊं, मुझे पता नहीं, मुझे दोनों ही इक्वली अच्छे लगे, क्या करूं मैं। ठीक है, तो उसका कमिटमेंट नहीं हो, कमिट ही नहीं कर पा रहा है मैं किस चीज के लिए जाऊं 12th के बाद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मोराटोरियम। देन वी हैव आइडेंटिटी फोरक्लोजर। ये ऐसा पर्सन है जो कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ आइडियाज नहीं, कुछ नहीं। इसमें क्या रहता है, एक्सप्लोरेशन इज लो बट कमिटमेंट इज हाई। तुम्हारे पास बहुत दोस्त होंगे ऐसे, मम्मी पापा ने बोला जेई लेने के लिए, इसके लिए मैंने जेई ले लिया। मम्मी पापा ने बोला नीट दे दे, तो मैंने नीट दे दिया। मम्मी पापा ने बोला सीए बन जा, तो मैं सीए बन गया। मम्मी पापा ने बोला यूपीएससी ले ले, तो यूपीएससी बन गया। मेरी पड़ोसी ने बोला था यूपीएससी में बहुत पैसा है, तो मैं यूपीएससी करने चला गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो दूसरे लोगों ने बोल लिया, हाँ बस उसको अडॉप्ट करके चल रहे। ओके, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फोरक्लोजर। देन आता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन। ये लोग ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं ना ही कुछ कमिट कर रहे हैं, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, ना उनको कुछ फिक्र है आगे क्या करना है, ना उनको कुछ पता है क्या करना है, ना वो किसी और के सुन रहे अगर वो लोग बोल रहे तो। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूजन। तो अगर तुम देख रहे हो ना, अगर तुमसे आइडियल लेवल जैसे कभी रैंक करने के लिए बोला है, नहीं आना चाहिए बट स्टिल, तो ये उसी ऑर्डर में देके रखा है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। क्योंकि अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे द पर्सन नोज हिज आइडेंटिटी कि वो क्या है, उसको क्या पसंद है।
यहाँ पे उसको पता चल रहा है कि उसकी थोड़ी बहुत पसंद क्या है, बट वो स्टिल एकदम परफेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि वो खुद क्या है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो स्टिल थोड़ा अनश्योर है। यहाँ पे उसको नहीं पता वो कौन है, बट स्टिल उसको कुछ आइडिया है कि उसकी लाइफ नेक्स्ट 5-10 साल किधर जाने वाली है। उसको पता है कि वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है या फिर डॉक्टर के लिए पढ़ना, उसको थोड़ा बहुत कुछ पता है। यहाँ पे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, पता नहीं, भगवान जाने, मैं तो बस जी रहा हूँ। Okay, so that is identity diffusion. Then we come to the strain situation test. This was given by Mary Ainsworth and Michael Lamb. ये टेस्ट के बेसिस पे इन लोगों ने फिर अटैचमेंट स्टाइल्स डेवलप किए थे। ठीक है, तो क्विकली हम लोग यहाँ पे तुम्हें सारे 8 के 8 स्टेप्स याद करने ही हैं। ओके, तो ये स्ट्रेन सिचुएशन टेस्ट जो हुआ था ना, दिस वाज डन ऑन 9 to 18 month old इन्फेंट्स, ये बच्चों के साथ हुआ था, एंड एक मदर लिया था। तो बेसिकली ये लोग क्या टेस्ट कर रहे थे, एक मदर है, स्ट्रेंजर है और एक इन्फेंट है, ये तीनों के अलग अलग इंटरक्शंस, एंड देन फिर वो लोग टेस्ट कर रहे थे कि इन्फेंट कैसा रिएक्ट करेगा जब वो फाइनली मदर से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो ऑब्जर्वर रहता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर मतलब एक्सपेरिमेंटर जो भी है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो इंट्रोड्यूस करता है मदर एंड बेबी टू द एक्सपेरिमेंटल रूम जहाँ पे होने वाला है, और फिर वो चला जाता है वहां से। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन मदर इज अ नॉन पार्टिसिपेंट वाइल द बेबी एक्सपोज, तो मे बी रूम में बहुत सारे मतलब अलग अलग टॉयज वगैरह है, ठीक है, या फिर जस्ट बेबी इधर उधर उठ के घूम रहा है। ओके, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर चल रहा है, मदर कुछ नहीं कर रही, वो बस वहां पे खड़ी हुई है। ठीक है, दिस वाज स्टेप 2। देन आता है स्टेप 3, एक स्ट्रेंजर आता है, ओके, जो बच्चा नहीं जानता उसको, ठीक है, वो स्ट्रेंजर आएगा रूम में, एंड देन फिर वो थोड़ा बहुत बच्चे के साथ इंटरैक्ट करेगा, और मम्मी जो रहती है तब तक वहां से चली जाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्ट्रेंजर और बेबी है फिर वो रूम में अकेले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट सेपरेशन एपिसोड। सेपरेशन मतलब ये मदर एंड इन्फेंट सेपरेटेड है ना एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट, इसके लिए इसको सेपरेशन एपिसोड बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंजर एंड बेबी एक साथ है, और जो स्ट्रेंजर है वो बेबी से अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि उससे बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है फिर क्या, नेक्स्ट स्टेप है, जो स्ट्रेंजर रहता है वो चला जाता है, और जो मम्मी रहती है वो वापस आ जाती है रूम में एंड बच्चे को कंफर्ट करती है। सो दिस इज द फर्स्ट रीयूनियन एपिसोड। अब वापस क्या होता है, वापस मदर चली जाती है, कंफर्ट करती है बच्चे को, हाँ, फिर वो वापस चली जाती है और बाय बाय बोल के जाती है बच्चे को। अब बच्चा रूम में अकेला है। ठीक है, दिस इज द सेकंड सेपरेशन एपिसोड। अब इसके बाद जब रूम में बच्चा अकेला रहता है, एट दैट पॉइंट जो स्ट्रेंजर रहता है वो वापस आता है और फिर वापस बेबी के साथ खेलने लगता है। फिर उसके बाद लास्ट टाइम के लिए क्या होता है, स्ट्रेंजर चला जाता है, मदर फाइनली एंटर करती है एंड बेबी को वापस कंफर्ट करती है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रीयूनियन एपिसोड। ठीक है, तो बार बार सेपरेट करना मम्मी और बच्चे को, देन बार बार रीयूनाइट करना। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है कि अरे ये स्ट्रेंजर कौन है, ये यहाँ पे क्यों है, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। ठीक है, तो ये सब सोचने में आएगा तो बच्चा थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाता है। इसी डिस्ट्रेस से वो फिर लास्ट में जाके मम्मी के साथ कैसा एक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे अटैचमेंट स्टाइल्स को इन्होंने डेवलप किया। अटैचमेंट स्टाइल्स में तुम्हें 2 मेन चीजें याद रखनी। सबसे पहला, बच्चे ने रिएक्ट कैसा किया व्हेन द मदर केम बैक इनटू द रूम, ये सबसे पहली मेन चीज है। सेकेंड चीज है कि ये जो अटैचमेंट स्टाइल है वो कैसे डेवलप होता है, मतलब कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है विच लीड्स टू दिस अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योर अटैचमेंट देख रहे हैं हम लोग। सिक्योर अटैचमेंट क्या है, डिस्ट्रेस व्हेन द पेरेंट लीव्स बट इज इजीली कंफर्टेड ऑन रिटर्न। तो पेरेंट जब सेपरेशन एपिसोड रहता है वो थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाता है, बट जैसे ही पेरेंट वापस आता है, हाँ शांत हो गया, आ गई मम्मी आ गई, ठीक है, सब एवरीथिंग इज फाइन विद द वर्ल्ड, वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, पेरेंट्स का क्या रहता है, पेरेंटिंग स्टाइल वो सेंसिटिव रहते हैं, वार्म रहते हैं, जो बच्चा रहता है उसके बारे में केयर करते हैं वो लोग। ओके, नेक्स्ट आता है इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट। जब मम्मी चली जाए, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मम्मी वापस आ गई, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, जहां पे बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मम्मी क्या कर रही है। इस केस में क्या होता है ना, जो पेरेंट है वो ऑफन इमोशनली अनअवेलेबल रहता है, या फिर जस्ट इनकंसिस्टेंट रहता है, या फिर रिजेक्टिंग रहता है, अनरिस्पॉन्सिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली घर से जो बच्चा है उसको आदत है, हाँ मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी डर जाऊं, मेरी मम्मी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मम्मी के पास जाने की कोशिश भी क्यों करेगा, उसको पता है मम्मी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको बोलते हैं इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट। देन आता है इनसिक्योर एम्बिविलेंट अटैचमेंट। यहाँ पे जो चाइल्ड रहता है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है, मम्मी अरे मम्मी किधर गई, अरे मम्मी किधर गई, मम्मी मम्मी वापस आओ वापस आओ, वो बहुत डर जाता है, बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है।
बट जैसे ही मम्मी आती है वो मम्मी के पास जाता है, बट स्टिल थोड़ा दूर रहता है मम्मी से, एकदम जाके अरे मम्मी वापस आ गए, वो ऐसा नहीं हो जाएगा। वो मतलब यहाँ पे कीवर्ड है ये क्लिंगिंग येट पुशिंग अवे। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं वो मम्मी को ट्रस्ट कर सकता है कि नहीं, सिंस द पेरेंट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कभी कभी मम्मी अच्छे से केयर करती है, कभी कभी वो बिल्कुल केयर नहीं करती है, तो उसको नहीं पता अभी मम्मी का मूड कैसा है, कि वो मतलब हमें केयर देने वाली है या फिर मैं रिजेक्ट होने वाला हूँ। तो वो ऑफ कोर्स द चाइल्ड डज नॉट वांट टू बी रिजेक्टेड बाय हिज ओन मदर, ठीक है, या फिर बाय हर ओन मदर। तो क्या वो स्टिल थोड़ा कॉशियस रहता है कि मुझे ज्यादा नहीं चिपकना है, बट स्टिल उसको बहुत चाहिए रहता है कि प्लीज मम्मी मुझे कंफर्ट करो, मुझे कंफर्ट करो, मैं डर गया था। ओके, द लास्ट वन वी हैव इज डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। इसमें जो चाइल्ड रहता है वो बहुत कंफ्यूज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर दिखाता है। ओके, तो वो जो मम्मी आएगी वो वापस रूम में, तो मम्मी के पास जाएगा और वहीं पे जाते जाते फ्रीज हो जाएगा या फिर मम्मी से दूर हिलने लगेगा। इस केस में इससे हमें ये पता चलता है कि वो पेरेंट से डर रहा है ना, सिंस वो फ्रीज हो रहा है, वो बहुत डरा हुआ है, लेकिन वो स्टिल मम्मी के पास नहीं जा रहा। तो सोचो अपनी मम्मी से कितना डरा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। तो यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल इज ऑफन फ्राइटनिंग, अब्यूजिव, शायद बच्चे को मारते वारते होंगे या फिर चिल्लाते होंगे बच्चे पे, या फिर बहुत ज्यादा निग्लेक्टफुल, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बच्चा क्या कर रहा है बच्चे के साथ। ओके, सो दीज वर दी 4 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स। Now we have the ecological systems theory. This was given by Yuri Bronfenbrenner in 1979. इसमें तुम्हें 5 टाइप की सिस्टम्स है एंड ये डायग्राम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एट द सेंटर इज द इंडिविजुअल। ठीक है, द इंडिविजुअल वरना द चाइल्ड, वो एकदम सेंटर रहता है एट ऑल द सिस्टम्स। द फर्स्ट सिस्टम जो इंडिविजुअल के सबसे पास रहता है दैट इज द माइक्रो सिस्टम। दिस इज द इमीडिएट एनवायरमेंट अराउंड द जो चाइल्ड है या फिर द अराउंड द इंडिविजुअल। इसमें कौन आ जाता है? तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे जो पीयर ग्रुप है। ठीक है, ये जो इमीडिएटली जिनसे तुम इंटरैक्ट करते हो, ठीक है, तुम्हारा घर, सिर्फ ये सोशल रिलेशनशिप्स पे नहीं आता, इवन योर हाउस, योर नेबरहुड, तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारा स्कूल, ये सब चीज आ जाता है उसमें। ठीक है, द नेक्स्ट वन वी हैव इज कॉल्ड द मीजो सिस्टम। दिस इज द इंटरकनेक्शंस बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कंसिडर करो पीटीएम। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, पेरेंट्स दैट इज वन ऑफ योर माइक्रो सिस्टम। ठीक है, पेरेंट्स एक हो गया और स्कूल एक दूसरा माइक्रो सिस्टम है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स एंड स्कूल है वो दोनों साथ में आ जा रहे हैं, पेरेंट्स एंड टीचर्स की मीटिंग हो रही है ना, वही तो होता है पीटीएम। तो मीजो सिस्टम वो हो गया, देयर इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन द बोथ। नेक्स्ट वी हैव द एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या रहते हैं? दीज आर वो वाले सिस्टम्स जो तुम्हें डायरेक्टली तुम उनमें इन्वॉल्व नहीं हो बट स्टिल तुम्हें अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट अफेक्ट रहता है इनका। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मम्मी पापा का वर्क प्लेस, अगर वहां पे लेट से मम्मी को वरना पापा को प्रमोशन मिल रहा है, सो दैट विल रेज योर हाउस होल्ड इनकम एंड तुम्हारा ऑफकोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। मे बी तुम वेकेशन वगैरह पे जा रहे हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स तुम्हारे ऊपर एक इफेक्ट आ रहा है, बट दैट इज इनडायरेक्ट जो वर्क प्लेस में हो रहा है उससे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सो सिस्टम। देन आता है मैक्रो सिस्टम। दिस इज द ब्रॉडर एनवायरमेंट अराउंड यू। तो पूरे देश में क्या चल रहा है या फिर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है दैट इज योर पॉलिटिकल एनवायरमेंट, वही सारे पॉलिसी सेट करती है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। तो ये लोग भी क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या स्कीम निकाल रहे हैं, वो सब भी तुम्हें अफेक्ट करती है। ओके, द लास्ट वन वी हैव इज कॉल्ड द क्रोनो सिस्टम। क्रोनो मतलब टाइम से रिलेटेड रहता है। तो यहीं पे हम लोग टाइम से रिलेटेड चीजें ही देख रहे हैं। दिस रिफर्स टू द टाइम डिमेंशन। तो इसमें तुम कंसिडर कर लो चीजें जैसे अपना कोविड-19 पैंडेमिक था, ठीक है, या फिर अगर तुम्हें कोई वर्ल्ड वॉर लेना है, सिविल वॉर लेना है, तुम्हारे कंट्री में अगर सिविल वॉर चल रहा है, सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द क्रोनो सिस्टम। ये टाइम के हिसाब से हो रहा है। इवन लाइफ ट्रांजिशंस, ठीक है, 18 होने के बाद यू आर मूविंग आउट या फिर तुम्हारा कोई सिबलिंग हो रहा है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस क्या है, दिस अकर्स इन वन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं क्रोनो सिस्टम में। तो अब ये सारी थ्योरीज होगी इस चैप्टर की। अगेन थोड़े बहुत डेफिनेशंस है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वो देखते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट है हम लोग दिखने वाले दैट इज इमर्जेंस ऑफ सेल्फ। यहाँ पे जेंडर के बारे में बहुत सारी चीजें देखे रखी तुम्हें। तो सबसे पहले जेंडर एंड सेक्स क्या होता है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में बता देता हूँ। जेंडर क्या है? दैट इज द साइकोलॉजिकल एंड सोशल मीनिंग्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने के लिए। दीज आर द साइकोलॉजिकल
एंड सोशल मीनिंग्स अटैच टू बीइंग मेल और फीमेल। ठीक है, तो अगर तुम मेल हो इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी तो वहां पे तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है, अगर तुम फीमेल हो इन अ सोसाइटी तो वहां पे तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है, ये सब चीजें आती है जेंडर के अंदर। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स तो दैट इज रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके हिसाब से पता चलता है कि तुम मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, सो जब तुम्हारे बायोलॉजी की बात कर रहे हैं दैट इज सेक्स, बट अगर तुम्हारे साइकोलॉजिकल सोशल रोल्स वगैरह की बात कर रहे हैं दैट कम्स अंडर जेंडर। तभी तुम्हारा जेंडर रोल क्या होता है, दीज आर द बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशंस जो तुम्हारे जेंडर से की जाती है। ओके, तो अगर कोई पेट्रियार्कल सोसाइटी देखे उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेल्स को बाहर जाके काम करना है, ठीक है, दे आर सपोज टू बी द ब्रेड विनर्स, फीमेल्स को घर पे खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है। तो ये सब पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये जेंडर रोल्स होते हैं। ओके, देन वी हैव द जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, दीज आर ओवर सिंप्लीफाइड एंड रिजिड बिलीफ्स। ठीक है, जो चीज है मतलब उसको बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, जो एक्चुअल चीज है उसको क्या कर देते हैं, वो इतना कंडेंस कर देते हैं दैट इट बिकम्स फार फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, जस्ट ऊपर ऊपर का अज्यूम करके कुछ भी चल रहे हैं, दैट इज ए स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप भी वही चीजें रहती है, ओवर सिंप्लीफाइड एंड रिजिड बिलीव्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो कंसिडर कि ऐसा बोलते हैं कि फीमेल्स को गाड़ी चलानी नहीं आती, इज दैट एवरी फीमेल? नॉट एवरी फीमेल ना, बट ऐसे हम लोग पूरा फीमेल पॉपुलेशन को एक साथ ले लेते हैं और बोलते कि अरे फीमेल्स को गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज ए जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट वी हैव जेंडर आइडेंटिटी, अ पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि वो लोग उनका क्या जेंडर है। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग जेंडर आइडेंटिटी। ये यूजुअली बचपन में फॉर्म होना चालू हो जाता है कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, वो जेंडर आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट वी हैव जेंडर स्टेबिलिटी एंड जेंडर कंसिस्टेंसी। इसका डिफरेंशिएशन समझना इंपॉर्टेंट है। जेंडर स्टेबिलिटी होती है, इट इज अंडरस्टैंडिंग कि जो हमारा जेंडर रहता है दैट रिमेन स्टेबल ओवर टाइम, या फिर सेम रहता है ओवर टाइम। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है दैट इज टाइम। जितने भी साल बीत जाए मैं हमेशा बॉय रहूंगा, या फिर मैं हमेशा मैन रहूंगा, हमेशा मेल रहूंगा। ओके, या फिर जितना भी टाइम बीत जाए आई विल ऑलवेज बी अ गर्ल, आई विल ऑलवेज बी अ वुमेन, अ लेडी। जेंडर कंसिस्टेंसी क्या होता है, जो भी सिचुएशंस आ जाए आई विल स्टिल बी अ बॉय या फिर आई विल स्टिल बी अ गर्ल। इवन इफ मैं लड़कियों के कपड़े पहन लूं मैं स्टिल लड़का हूं, इवन इफ मैं लड़कों के कपड़े पहन लूं मैं स्टिल लड़की हूं। दैट इज जेंडर कंसिस्टेंसी। सो दिस इज कंसिस्टेंसी अक्रॉस सिचुएशंस। Okay, the last thing we have is called personal identity. This is basically a person's understanding of who they are, कि मैं कौन हूं। This includes everything they believe about themselves, their values, their beliefs, their goals, what they believe is their gender, उनका uniqueness, हर एक चीज आ जाती है in their personal identity. Whatever they think their quirks are, their whims are, जो भी तुम्हारे बारे में हटके है वो सब personal identity में आता है। ओके, देन प्यूबर्टी, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में हम लोग प्यूबर्टी भी देखेंगे। प्यूबर्टी तुम्हें सिर्फ फिजिकल चेंजेस देखना है इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें तुम्हें प्राइमरी एंड सेकेंडरी चेंजेस दिखे रखे। प्राइमरी चेंजेस होता है रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंडरी चेंजेस रहता है दैट इज बाकी पूरे बॉडी पे क्या हो रहा है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस ओनली अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वरना टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, वो सब आ जाता है प्राइमरी में। सेकेंडरी होती है बाकी सारी चीजें। प्राइमरी में बॉयज में क्या आ जाएगा, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, ओके, देन पीनाइल ग्रोथ एंड ऑनसेट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, ये सारी चीज आ जाती है। देन सेकेंडरी में क्या, प्यूबिक हेयर आने लगता है, वॉइस डीपन होती है, शोल्डर्स एंड चेस्ट वाइड होते हैं। ठीक है, देन गर्ल्स में क्या होता है, यहाँ पे ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जिसको मेनार्क बोलते हैं, एंड यूट्रस एंड वजाइनल ग्रोथ भी होता है। सेकेंडरी में क्या हो जाता है, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, इनका भी सेम, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड वाइडनिंग ऑफ हिप्स। ठीक है, तो दोनों में 3-3 देके रखा है, दिस शुड बी मोर देन इनफ। ये आई डोंट थिंक किसी को मतलब ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत भी है। ठीक है, देन मेजर कंसर्न्स इन एडोलेसेंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, मेजर कंसर्न्स इन एडोलेसेंस, सबसे पहले आता है डेलिंक्वेंसी। ये हम लोग ने ऑलरेडी ना पर्सनालिटी चैप्टर में क्या होता है मैंने ब्रीफली बताया था, अभी वापस देखते हैं। डेलिंक्वेंसी क्या होता है और डेलिंक्वेंट क्या होता है। ओके, दैट इज बेसिकली अ पर्सन जो नॉर्मल बिहेवियर से डिविएट करता है। कि आप हम लोग एडोलेसेंट्स की बात कर रहे हैं तो जो टीन्स फॉर एग्जांपल जो क्राइम करते हैं, ठीक है, या फिर वैंडलिज्म, ट्रूएंसी। ट्रूएंसी क्या होता है, ट्रूएंसी मतलब स्कूल बंक मार के जाना,
ये खुद के मन से वॉलंटियरली स्किपिंग स्कूल या फिर कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको ट्रूएंसी बोला जाता है, ठीक है। वैंडलिज्म तो मतलब जैसे ग्राफिटी करते हैं या फिर जो भी दूसरों की प्रॉपर्टी उसको बर्बाद करना, दैट ऑल कम्स अंडर वैंडलिज्म। एंड थेफ्ट तो मतलब चोरी हो रही, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेलिंक्वेंसी। इनकी कॉजेस क्या है? फैमिली फैक्टर्स, लेट्स से उनके फैमिली में कुछ मतलब लेट्स से उनके फैमिली में ये सब पढ़ना वढ़ना शायद सपोर्टेड नहीं है, या फिर उनके फैमिली में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। तो फैमिली फैक्टर्स हो सकते हैं। या फिर लेट्स से कि द पर्सन जो एडोलेसेंट है, दे ग्रो अप इन अ वेरी अनस्टेबल एनवायरमेंट, उनके घर पे सब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह सब चलता रहता, तो दे आर ऑल्सो अग्रेसिव। तो इसके लिए वैंडलिज्म में निकलता है, और जाके गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तोड़ना, स्कूल की प्रॉपर्टी तोड़ना, ओके। सो वो हो जाता है। देन प्योर इन्फ्लुएंस की, अरे मेरे दोस्त कर रहे हैं मैं भी जाके कर देता हूँ। वैंडलिज्म ऑल्सो इज कुछ ग्राफिटी आर्ट बनाना, ठीक है। कुछ भी ऐसे स्कूल के दीवार पे लिख के आ जाते हो ना, वो भी होता है ग्राफिटी, वो भी वैंडलिज्म के अंदर ही आता है। तो अच्छा दोस्त लिख रहे थे मैं भी लिख देता हूँ करके, वो प्योर इन्फ्लुएंस के अंदर आके यू बिकम अ डेलिंक्वेंट। देन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अगेन इनके पास पैसा नहीं है तो वो लोग कुछ चुरा ले रहे हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत मन है कि मुझे ऐसे ये वाला फोन चाहिए, बट मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो चुरा लिया, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर यू नो वो इफ द पर्सन हैज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर विच विल सी इन यूनिट 5, ऐसा कुछ है, तो उनका वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से दे बिकम प्रोन टू क्राइम। उनको ये सारे एंटी सोशल बिहेवियर्स बहुत ज्यादा उनके लिए कॉमन हो जाते, ठीक है। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस, यहाँ पे दो मेजर चीजों की बात कर रहे हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल ये दोनों का नेगेटिव इफेक्ट होता ही है हम पे, ठीक है। तो ड्रग्स यहाँ पे तुम ले लो फॉर एग्जांपल ओपियम, हीरोइन, जो भी, ठीक है। अल्कोहल तो मतलब नॉर्मल अल्कोहल की बात कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो विस्की, वोडका, व्हाटएवर, ये सब चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सब चीजें क्या रहती है, दीज हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द एडोलेसेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हें आइडेंटिफिकेशन वरना नेम द फॉलोइंग कुछ भी आ सकता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले आता है डिपेंडेंस। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल तुम अल्कोहलिक्स देखोगे ना, या फिर कोई बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट है, वो फिर ड्रग के बिना जी नहीं पाता, या फिर अल्कोहल के बिना जी नहीं पाते। तो व्हाट इज दिस वेरी स्ट्रॉन्ग नीड कि नहीं 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 मुझे अल्कोहल पीना ही है, मुझे ड्रग्स करना ही है। इवन यू हैव सीन समटाइम्स स्मोकर्स, ठीक है, नहीं हर 2 घंटे में जाके मुझे स्मोक करना है, हर 3 घंटे में मुझे स्मोक करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिजिकल साइकोलॉजिकल नीड, वांट नहीं रहती है, फिर ये एक नीड बन जाती है, दे बिकम वेरी डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है। इवन इफ इलीगल वाली चीजों में नहीं, अगर तुम लीगल चीजों में भी देखो, फॉर एग्जाम्पल कैफीन, बहुत सारे लोग रहते हैं कि हर 3 घंटे में कॉफी पीनी है, सुबह उठते से चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। मे बी लोग ये रियलाइज नहीं करते, बट यहाँ पे भी देखोगे ना, कैफीन इज स्टिल अ काइंड ऑफ अ ड्रग, क्योंकि लीगल है तो इसके लिए चल जाता है, बट दैट इज स्टिल ए ड्रग। तो अगर उस पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो कि उसके बिना कुछ तुम्हारा दिमाग ही फंक्शन नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंस, यू आर ऑल्सो अडिक्टेड टू कैफीन देयर। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस। यहाँ पे क्या हो जाता है कि तुम फॉर एग्जाम्पल इतना, द फर्स्ट टाइम अ पर्सन ड्रिंक्स, ओके फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक ग्लास उसने कुछ थोड़ा बहुत पिया, उसमें वो पूरा वो ड्रंक हो गया, ठीक है, उसको उसमें उतने में ही चढ़ गई। अभी क्या, फिर वो और पीने लगता है, और पीने लगता है, तो फिर उसको चढ़ने के लिए मे बी 2 ग्लास चाहिए, फिर 3 ग्लास चाहिए, ठीक है। तो वो वाला जो फीलिंग आता है ड्रंक होने का, तो वो ग्रेजुअली उसका थ्रेशहोल्ड बढ़ता जाता है, ठीक है। कि अच्छा इतना तो मैं 1 1 ग्लास तो रोज ही पी रहा हूँ, इतने में मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, 2 ग्लास तो रोज ही पीता हूँ, इतने में मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे करके वो बढ़ता जाता है, सिंस दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट, दे वांट दैट फीलिंग कि यू नो वो ड्रंक वाली चढ़ने वाली फीलिंग चाहिए, तो वो लोग पीते जाते अपना टॉलरेंस बढ़ाते जाते हैं, एंड देन फिर उसके बाद 7 8 ग्लास जब तक नहीं पिए फिर तब तक चढ़ती नहीं, ऐसा कुछ हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। देन आता है विड्रॉल सिम्टम्स। if you have seen that movie संजू फॉर एग्जाम्पल, तो उससे यू कैन टेक अ लॉट ऑफ यू नो, यहाँ से बहुत सारे हिंट्स ले सकते हो। विड्रॉल सिम्टम्स कैसे हो जाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल से उतार दिया तो वॉमिटिंग आना, हेडेक होना, सिंस दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नीड एंड फिजिकल नीड, तो उनको बहुत शिवर्स आएंगे, ठीक है, दे कांट लिव विदाउट इट, एकदम बॉडी पूरी स्वेट्स में चले जाती है, वो लोग प्रॉपर ट्रेम्बल करने लगते हैं,
ठीक है, उनको लगता है कि वो मरने वाले। सो दीज आर ऑल विड्रॉल सिम्टम्स। अभी लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा है, दिस इज ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो तुम्हारे ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लोग बहुत बार भूल जाते हैं। तुम्हारे पूरे सिलेबस में दो जगह डिसऑर्डर्स देख रखे हैं, एक तो डिसऑर्डर्स वाले चैप्टर में, एंड यहाँ ईटिंग डिसऑर्डर्स तुम्हें देखे रखा। ठीक है, तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये क्या होता है? दिस इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। तो ये देखो, दोनों ईटिंग डिसऑर्डर्स है ना, ये मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में ज्यादा दिखता है। ओके, दैट इज जस्ट एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, ये फीमेल्स में ज्यादा दिखता है। तो इसमें क्या हो जाता है ना, द पर्सन बिकम्स वेरी, कि अरे वो जितनी भी पतली हो, ठीक है, इवन इफ उसका वेट इज जस्ट 40 kgs 30 kgs, बट स्टिल उसको लगता रहेगा कि नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती और खाना, मैं जितना जस्ट मैं एक दो दाने, एक दो रोटी खा लूंगी, बस एक रोटी, आधी रोटी खाऊंगी मैं, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगी, वरना मैं मोटी हो जाऊंगी, इवन इफ दे आर जस्ट 30-40 kgs। तो ये क्या, दिस इज एक्सट्रीम प्री ऑक्यूपेशन। नहीं नहीं नहीं, मैं मोटी दिख रही हूँ, मैं मोटी दिख रही हूँ, राइट। सो ये सारा प्री ऑक्यूपेशन स्टार्ट में, देन ऑल्सो साथ में ऑल्सो थिंकिंग कि दे आर ओवरवेट, बार बार कुछ भी बॉडी इमेज उनके दिमाग में, 30 kgs मोटा नहीं होता, वी नो दैट, बट स्टिल उनके दिमाग में उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मोटी हूँ। ओके, एंड ऑल्सो फियर रहता है, ऑफकोर्स मोटी हूँ, दैट इज वेरी बैड फॉर देम, कि नहीं नहीं नहीं, मैं मोटी क्यों, मैं मोटी क्यों। ठीक है, अंडरवेट हो, लेकिन नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं मैं मोटी हूँ, तुम सब लोग से वैसे ही बोल रहे हो, आई नो आई एम ओवरवेट, ऐसे करके वो लोग दिमाग में लेकर चलता है। ओके, देन आता है बुलिमिया नर्वोसा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल टू हैव दिस डिसऑर्डर वाज प्रिंसेस डायना, तो उनको भी था ये। बुलिमिया नर्वोसा इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग। यहाँ पे ना स्टिल इनको ये बहुत रहता है, प्री ऑक्यूपेशन विथ हाउ दे लुक, कि कितनी मोटी हूं मैं, अंडरवेट रहेंगे तब भी उनको लगेगा मोटी, ये सब चीजें स्टिल एग्जिस्ट करती है। बट इसमें क्या हो जाता है ना, दे बिकम वेरी, कुछ बिंज ईटिंग एपिसोड आता है। ठीक है, उनकी जो फेवरेट चीज है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे रियली लाइक केक, तो एक साथ केक लेंगे, बहुत सारा केक खा लेंगे, कि देन उनको फिर लगने लगता है कि अरे मैंने क्यों खाया, अब मैं मोटी दिख रही हूँ, एंड देन फिर वो दिमाग में बहुत ज्यादा गिल्ट आ जाता है। तो दैट गिल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गिल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम रहता है, इससे गिल्ट आता है। ठीक है, बाय बिंज ईटिंग। तो अभी गिल्ट को कॉम्पेंसेट करने के लिए, गिल्ट को निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, पर्जिंग चालू होते हैं, कि अपने बॉडी में जो भी खाना खाया मुझे वो कुछ भी करके निकालना है। तो कुछ भी करके निकालने में कैसे, वॉमिट से निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर लैक्सेटिव्स लेंगे कि वो फीसीज में निकल जाए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज बिंज पर्थ साइकिल। पहले तो फुल इंडल्ज करेंगे, कुछ भी खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, एंड देन फिर उसके बाद गिल्ट आएगा, एंड देन फिर सब निकालने के लिए देखेंगे, कुछ भी करके निकालने के लिए देखेंगे, इवन इफ उनका हेल्थ पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो दिस वाज बुलिमिया नर्वोसा, एंड ये तुम्हारे सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, एंड दिस इज द एंड ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आई फील ये लेक्चर भी अच्छा ही गया है, तो वॉच इट अगेन। कुछ भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम @ISC guide। यूट्यूब कमेंट से भी तुम कमेंट कर सकते हो, आई विल ऑलवेज गेट बैक। डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द साइबर ऐप और बाय द ISC साइकोलॉजी हैंडबुक। ऑल द बेस्ट if you have your exam tomorrow, and bye bye।